उनसे पूछा कि जो उन्होंने कहा कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई है, इसका आधार क्या है उनके पास। जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू का जो अंदाज बना लिया, वो मुझे लगता है कि उनके सलाहकारों ने उनके दिमाग में ये भर दिया है कि मोदी का सामना करना है तो आपको और ज्यादा एग्रेसिव दिखना है। ये एक बड़ा झटका है, एक तरीके हम कह सकते हैं तमाचा है, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके की बात कही गई है वाकई जो है ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका कहा जा सकता है राहुल गांधी के लिए। ये 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक राहुल गांधी ने सार्वजनिक भाषण में कथित तौर पर कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के गुवाहाटी में 499 और 500 के तहत मानहानि का दर्ज हुआ। यह भी आरएसएस पे विवादित टिप्पणी करने को लिए हुआ। राहुल गांधी को एक बार फिर से डांट पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और फटकार ऐसे मामले में लगाई गई जिसमें पूरा का पूरा देश एक है, क्योंकि भारत ने चीन को सबक सिखाया था और गैलवान में जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय सैनिकों का जो साहस था उस सामने नजर आ रहा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि उनको जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए सीधा सीधा बात करते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, ये राहुल गांधी फिर कोर्ट की कचहरी के चक्कर में, मामला क्या है? देखिए, आज खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना पे टिप्पणी करने वाले मामले में राहुल गांधी को जिस तरह की फटकार लगाई है, ये बहुत कम ऐसा होता है। उन्होंने उसके वकील से पूछा कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पे ये सब कहते क्या है, ये सब बातें तो संसद की है। अगर आप, चूंकि संसद में आप जो बोलते हो उसके लिए तो आप बाहर चैलेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं उनके पास आधार क्या है। उनसे पूछा कि जो उन्होंने कहा कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई है, इसका आधार क्या है उनके पास। और ये यात्रा में जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक बयान दिया था कि भारतीय सैनिक को चीन पीट रहा है। मतलब इस तरह के बयान से मुझे याद है वो जिस तरीके से बोले थे वो बड़ा डेरिवेटरी था। मतलब ऐसे जब भारत के साहस की बात आती है, सेना के साहस की बात आती है, तो आमतौर पर पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। मकसद क्या था मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक उनको क्या उससे मिलना था जो इस तरीके की बातें उन्होंने की। दरअसल एक बहुत पुराना याद होगा, सिद्धार्थ एक शेर अक्सर कहा जाता है, गालिब का ही शेर है कि हर एक बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू का जो अंदाज बना लिया, वो मुझे लगता है कि उनके सलाहकारों ने उनके दिमाग में ये भर दिया है कि मोदी का सामना करना है तो आपको और ज्यादा एग्रेसिव दिखना है। एग्रेसिव कब दिखना है, क्यों दिखना है और कितना दिखना है, ये अंतर वो नहीं कर पाते। भाषा, चूंकि हिंदी उनको, मुझे लगता है कि हिंदी वो सीख रहे हैं और हिंदी के जो उनको ये समझ में नहीं आ रहा भाषा के शास्त्र में कि वो कहना जो चाह रहे हैं उसका मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि शब्द किस तरह जोड़े जाते हैं, उनका अर्थ क्या निकलता है, वो बिल्कुल ये लगातार लग रहा है। क्योंकि एक दो मामला होता तो आप ये कह सकते हैं कि आप नोविशन 2004 से आप सांसद हैं और आप अब तक पिछले 20 सालों से हिंदुस्तान की राजनीति में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं और एक पार्टी और विरोधी जो गठबंधन है उसकी उम्मीद आप हैं। अगर आप इसके बावजूद है, और ये तो बहुत ही दिलचस्प मामला है कि अगर हम ये कहें कि उनके पास एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देगा, ये कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट ने कहा, इतना टफ स्टैंड कोर्ट बहुत कम, और ये देश की सर्वोच्च अदालत है। वो कह रही कि ऐसा तो सीमा पर जब तनाव होता है कि क्या तब क्या वे इस तरह के बयान दे सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोले, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये एक बड़ा झटका है, एक तरीके हम कह सकते हैं तमाचा है, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके की बात कही गई है वाकई जो है ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका कहा जा सकता है राहुल गांधी के लिए। आप ये सोचिए कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं माफी नहीं मांगता हूं, मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, राहुल सावरकर। उसके बाद अदालतों में माफी मांगते घूम रहे हैं, अलग जगह उनके वकील माफी मांगते हैं। और फिर इस वाले मसले से तो ये लग गया कि अब जो वापस इनको, हालांकि कोर्ट ने उनको यहां रिलीफ दिया, लेकिन कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन आम जनता तक पहुंचेगी ना। आप दो ही तरीके से आप राजनीति कर रहे हो, या तो आप सिर्फ वो किताब उठाकर संविधान की आप ये कह रहे हो कि ये किताब संविधान बचाना है, या फिर आप अदालतों के माध्यम से कर रहे हो, और आप दोनों में सबूत कहीं नहीं दे रहे हो। आप इसको एसआईआर के साथ जोड़ लो, अभी आपकी जो विश्वसनीयता है वो कहां जाएगी भाई। किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन का अर्थ यह है कि जो रेस्ट ऑफ जो सत्ता पक्ष के पास जिनकी उम्मीदें हैं, जो लोग सत्ता पक्ष को वोट करते हैं, उनके अलावा जो विशाल हिंदुस्तान है वो उस नेता की तरफ उम्मीद से देखता है।
कि अगर उनके सरकार से प्रति मेरी विचारधारा नहीं मिल रही है, मैं सरकार के काम से सहमत नहीं हूं, तो मैं अपनी उम्मीद कहां रखूंगा? नेता जो प्रतिपक्ष है उस पर रखूंगा। और उसके इतने इनसिंसियरिटी के बयान जो है, मुझे लगता है सिद्धार्थ ये काफी बड़ा झटका होगा। चूंकि चुनाव में लोग ये कहते हैं कि भाई वो जो स्विंग वोटर है वो बहुत मायने रखता है, तो मुझे लगता है ये बहुत मायने रखेगा। आपकी सिंसेरिटी रोज बर रोज वो होती जा रही है। अगर आपको देश की अदालतें और ये मामला, चूंकि जरा ये पूरा मामला समझाइए। दरअसल हम यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, और साथ ही साथ जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये वाकई जो है कहीं ना कहीं झटका देने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ओवरऑल देखें, कोई भी पॉलिटिशियन जो बोलता है, जैसे डेड इकोनॉमी को लेकर जो पूरी की पूरी जो है, अचानक राहुल गांधी आते हैं और बोलते चले जाते हैं कि बिल्कुल सही कहा, फिर उसके बाद जो है उन्हीं के नेता जो बोलते हैं उनमें मैच्योरिटी दिखती है, लेकिन इनमें कहीं मैच्योरिटी नहीं दिखती है। तो आखिरकार इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, क्या इनको नहीं पता इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे, लीगल इंप्लीकेशंस क्या होंगे? अब तो ये सवाल उठने लगा है सिद्धार्थ, क्योंकि जनरली हम लोग एज ए पत्रकार, हम लोगों को बैलेंसिंग देखना होता है कि भाई ठीक है ये लीडर्स ये है, हम इसकी विचारधारा से सहमत है या नहीं, लेकिन देश की एक जनता है जो इसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन आप ये देखिए, पहले पूरा मामला समझते हैं और फिर इनकी लगातार उस पर बातें करते हैं। ये 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक राहुल गांधी ने सार्वजनिक भाषण में कथित तौर पर कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। अब इसके बाद एक बयान को लेकर एक सेवानिवृत्त थे बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो है डायरेक्टर थे, उदय शंकर श्रीवास्तव, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया, व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिया। इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए राहुल गांधी, उन्होंने कहा साहब ये तो उस तरह का मामला नहीं, इसको कैंसिल, तो उस पर उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट भी वही कह रहा है। आप सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो वही कह रहा है, और यही बात राहुल गांधी तब से नहीं समझ रहे। जो 2014 से जो केसेस हैं उस पर मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि सेना का अपमान किया जाए। आज क्या कहा है कि अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कह दें। तो लगभग अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का नाम लेकर जो वो भारत पर या भारत की ये तो सीधी तौर पर सेना पर हमला है। आप अगर आप हार रहे होते हैं, या आप कुछ, आपने 62 में जिस देश के साथ इतनी बड़ी हार आपने हासिल की थी, गलवान में बाद में रिकॉर्ड में आया, आप सबूत मांग रहे, दुनिया सबूत दिखा रही है कि भारत के जितने जवान मरे उससे दुगने उन्होंने मारे, जबकि वो साजिश के साथ आए थे। आपको याद होगा वो कटीले डंडे और वो सब लेके आए थे, जबकि भारत के जवान तो उनको रोक रहे थे बिना हथियारों के। इसके बावजूद भारतीय सेना पर, जिस पर पूरी दुनिया कर रही है गर्व, और आप वैसे कह रहे हो कि सब हम भारतीय सेना का सम्मान कर रहे हो, और वैसे कह रहे हो उनको पीट रहे हैं। तो आप उसका, तो इस पर यह हुआ कि इसको लेकर जब ये राहुल के खिलाफ याचिका गई, समन जारी हुआ 11 फरवरी को, 24 मार्च को वो गैर हाजिर रहे 2025 में, 29 अप्रैल रायबरेली में दिशा की बैठक की वजह से गैर हाजिर रहे, 17 मई को फिर अगली तारीख पर हाजिर होने के लिए टाइम मांगा। तो 4 जून को समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने विशेष याचिका जारी होने की बात कही। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर होने की बात बताई। कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया। 15 जुलाई को राहुल गांधी, आपको मालूम है, उन्होंने सरेंडर किया था कोर्ट में। वे उस सर कह रहे नरेंद्र सरेंडर, खुद वो सरेंडर करने जा रहे हैं। सरेंडर किया और 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत थी, और आज वो जो है यहां पहुंच गए। क्योंकि जो जिस दिन सरेंडर किया था उस दिन उन्होंने कोर्ट ने उन्हें 5 मिनट बाद जमानत दे दी थी। 20-20 हजार के 2 बॉन्ड थे। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये इतना क्लियर मामला है। हालांकि आज जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने जो दलील, चूंकि राहुल गांधी की तरफ से पेश होते हैं वही, उन्होंने कहा कि यह मामला एक तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया गया है और केवल बयान के आधार पर मानहानि नहीं बनती। उन्होंने कहा इस तरह से किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। तो इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी मानहानि कार्रवाई, और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। अब यह मामला 3 हफ्ते बाद दोबारा सुना जाएगा। लेकिन यह टिप्पणी जो है, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। इसका फैसला कुछ भी हो, लेकिन आपको इस चीज से पीछा नहीं छोड़ा जाएगा कि आखिर ये आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो देश का मतलब है कि हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। अब वही वाली बात है, जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में छेद करने लगे, कोर्ट कहावत है। हाँ, तो इन्होंने कहा कोर्ट में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट में इन्होंने यही कहा, ये दलील दी कि साहब ये तो इनका कोई अर्थ नहीं बैठता। तो कोर्ट ने उसमें कहा कि भारतीय सेना की आदर करने वाले, श्रद्धा रखने वाले किसी भी आदमी को इस बयान से चोट पहुंच सकती है, और वो आ सकता है, क्योंकि वो एग्रीव पार्टी है। जो दलील यहां दी गई वो वहां भी दी गई कि वो एग्रीव्ड पार्टी नहीं है।
भाई मैं तो सेना का नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बीआरओ के डायरेक्टर को उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धा रखता है उसमें आ सकता है। और दूसरा एक जो सिद्धार्थ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 20 मामले दर्ज हो चुके अलग अलग किस्म के। मतलब आप ये सोचिए तो कि ये बहुत से लोग कहेंगे तो जो है राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है मामला, वो कुछ भी बोलते हैं आप उनके पीछे पड़ जाते हैं और तुरंत ही जो है आपके संगठन या आपके लोग एक केस डाल देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल, और आप बार बार उनको परेशान करते हैं, ये एक दलील हो सकती है। मैं यही कह रहा, ये दलील बहुत बढ़िया दलील है, इसमें कोई शक नहीं कि आप ये कहेंगे, लेकिन आपका बयान कोर्ट ऑफ लॉ में तो एस्टेब्लिश होगा। कोर्ट तो आपके बयान नहीं, कोर्ट तो नहीं आप कह सकते ना भाई। अगर कोई आदमी, देखिए एक सीधा सिद्धांत है लॉ का भी, अदालत में एक सीधा सिद्धांत है, सिद्धार्थ आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, हम लोग जब बहस करते हैं कि मेंटेनेबिलिटी क्या है, यानी जो हमने अभियोग लगाया, किसी पे आरोप लगाया या जो हमने मुकदमा दर्ज किया, उसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है। अगर वो मेंटेनेबिलिटी नहीं है, यानी उसमें उतनी कंटेंट नहीं है, तो कोर्ट वैसे ही खारिज कर देती है। तो अगर इनको स्वीकार किया जा रहा है तो प्रथम दृष्टया वो जो बयान है वो कुछ ना कुछ उनके अंदर कंटेंट है, यानी उनमें कानून के खिलाफ या किसी एक व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है। मैं कुछ बयान उनके बताता हूं जो दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एक केस में तो दोषी हुए थे, याद होगा जब इनकी मेंबरशिप भी चली गई थी, गुजरात में, गुजरात वाला। वो क्या था कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही मुकदमा दर्ज कराया था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो बात है, क्योंकि विपक्षी तो नजर रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पर भी कई सारे बयान होते हैं, आपने देखा उन पर भी मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश होती है। तो ये तो सब है राजनीति में, तो आपको ये ध्यान तो आपको रखना होगा, नेता प्रतिपक्ष है। तो जो पहला था क्रिमिनल केस, क्रिमिनल और मानहानि से जुड़ा था, ये केस महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर था, महाराष्ट्र के सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ था। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के गुवाहाटी में 499 और 500 के तहत मानहानि का दर्ज हुआ, यह भी आरएसएस पे विवादित टिप्पणी करने को लिए हुआ। साल 2017 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को पर की गई एक टिप्पणी को लेकर मुंबई में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साल 2018 में कई मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दूसरा मुकदमा सुल्तानपुर, रांची और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दर्ज हुए थे। रांची में उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज है। यूपी में उनपे पीएम मोदी और बीजेपी पे विवादित कर रहे हैं जो मानहानि से जुड़ा हुआ। 2018 में राफेल डील को बीजेपी का मजाक उठाने पे एक गुरुग्राम में मामला दर्ज है। साल 2000 में वो तो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, आपको मालूम है, मोदी के सरनेम को कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ये जो सारे चोर मोदी क्यों होते, ये करके उन्होंने जो बोला था। तो राहुल गांधी ने रैली में कहा था मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। उन पे सूरत, पटना, अहमदाबाद, रांची और दिल्ली में केस किया गया। सूरत कोर्ट में उनको दोषी ठहराया गया, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या के आरोप में कांग्रेस सांसद पर अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। 2021 में दिल्ली, मुंबई और झारखंड में मुकदमे दर्ज किए गए और एक रेप विक्टिम को लेकर कोई बयान दिया था, उसको लेकर उनके दावों को दबा दिया, पोक्सो की धारा लगाई है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं। मुझे यही लगता है कि बार बार कोई, और वो भी टॉप लेवल नेता है, अगर कांग्रेस की बात करें तो उसमें टॉप लेवल है ये, यानी सब सर्वोच्च नेता हम कह सकते हैं। और सामने जो पार्टी है बीजेपी है और वर्सेस कांग्रेस, अगर ऑल इंडिया की बात करें तो यही दो पार्टी हैं। तो इसमें जब हम लीड की बात करते हैं कि भाई विपक्ष का लीडर कौन है, तो उसमें भी उनकी दावेदारी बनती है कि साहब हम ही लीड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक जो तरीका होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, तो जब जो शब्द वो बोल रहे हैं उनमें उनको केयरफुली बोलना चाहिए, ये कहा जा सकता है ना। देखिए एक सबसे बड़ी बात, हमको इसको अगर हम लोग पॉलिटिकली देखें, क्योंकि ये चीज वो कोई हम धर्म सुधारक तो है नहीं, धर्म प्रचारक भी नहीं है, हम लोग कह सकते हैं साधु भी नहीं है, वो एक राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए की जाती है कि हम सत्ता में आए, सत्ता में आने के लिए आपको मुद्दे देने होंगे। मुद्दे देने में बीजेपी कांग्रेस जो है 2014 से विफल है सिद्धार्थ। अगर आप इसको ऐसे देखें कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रही है। जो पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर गई 1977 में गई, 3 साल बाद वापस चली आई 80 में, इसके बाद वो 89 में गई, उसके बाद 91 में वापस चली आई, उसके बाद वो 1996 से अगर हम लोग उस दौर को जोड़ ले, उसके बाद वो कब आ जाती है, 2004 में वापस आ जाती है। लेकिन ये पहला दौर है कि 2014 से लेके आप अब तक कोई उम्मीद नहीं है, और ये तो पूरा 5-4 साल और बचे, उसके बाद भी फिर उम्मीद नहीं।
क्योंकि आप मुद्दे नहीं खोज पा रहे। किसी ने उनको कहा कि सिर्फ ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, आपको भाषा में एग्रेशन लाना है। अब वो ये समझने की बजाय कि आपको मुद्दों में एग्रेशन लाना है, आपको जनता की वो आवाज देनी है। जैसे मजेदार बात आप ये देखिए, अभी यूपी गवर्नमेंट को एक पीछे हटना पड़ा सिद्धार्थ, जो स्कूलों के मर्ज का था, है ना, इतना बड़ा इशू था, मर्जर का इशू था, और बड़ा इशू था क्योंकि भाई बच्चे हैं गांव में, छोटे छोटे बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, ये बस सरकारी स्कूलों में जानते हैं कौन, वरना तो कौन भेजता है। गांव में भी अब बसें लगी हुई हैं प्राइवेट शहरों के बस। आप इतने बड़े मुद्दे पे आप गायब है, समाजवादी पार्टी लीड ले रही है और आप वहां ढूंढ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और फला और ये चोर है और फला ये है। ये सब कहने से आप क्या ढूंढ रहे हो? चुनाव आयोग पे आपके नेता, पहले आपने आरोप लगाया, सबूत आज तक नहीं दे पाए, वो बुला रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब आइए बात करेंगे, आप अजीब शर्तें लगा रहे हैं। नहीं, आज भी जो है पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सबको जो है लपेट के जो है उन्होंने कहा साहब SIR जो है नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ है, हम पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक की जो नब्ज है उसको टटोल पाने में नाकाम दिख रहे हैं लोग, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, मैं इसलिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है राहत साहब की, मैं बता देता हूं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। दरअसल चिदम्बरम, उन्होंने आरोप लगाया कि 6.5 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए, कहां? तमिलनाडु में, और इधर 65 लाख लोगों के काट दिए। 65 लाख में 22 लाख तो मर चुके हैं। अब उनको कहां से लाए उन नामों का क्या किया जाए? फिर वो झूठ निकला क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि साहब जो जहां रहता है वो है और इसके लिए हमारे नोटिस है, गड़बड़ हो गया। उसके बाद H नागेश कर्नाटक में चुनाव लड़े, कर्नाटक में कांग्रेस जीती। अगर चुनाव आयोग को गड़बड़ करनी थी तो क्या कांग्रेस को जिताने के लिए करनी थी? H नागेश ने आरोप लगाया कि 174 जो उनकी विधानसभा है महादेवपुरा, उसमें हुआ साहब ये जो है लिस्ट जोड़ी गई। हमने 23 अप्रैल 2023 को एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को, उन्होंने कहा, और आपने हमारा जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने पूरे रिकॉर्ड के साथ दे दिया कि साहब आपने कोई लेटर ही नहीं लिखा, आपने कुछ नहीं लिखा, हमने आपको सूची भेजी थी और वो सूची अपडेट है, आप चेक कर लीजिए। तो दरअसल झूठों की एक होड़ लग गई, झूठ बोल के हमला करने की, क्योंकि राहुल गांधी को खुश करना है। तो अब कह रहे DK शिव कुमार ने भी कह दिया कि साहब बहुत बड़ा 60,000 के करीब नाम कम हुए। अब हम 5 तारीख को उस एटम बम का इंतजार कर रहे हैं सब लोग कि आखिरकार कौन सा एटम बम फूटेगा। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे ना ढूंढ पाने की और जनता के सामने अपने आप को, चूंकि मोदी का आप छवि देखेंगे, अगर आम आदमी में छवि दिखती है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की दिखती है कि साहब वो बहुत है, अड़ग रहता है। याद होगा आपको अपनी बात के सामने विरोधियों के साथ वो बहुत निर्मम दिखते हैं कि भाई वो ठीक है, रूथलेस लीडर है। तो राहुल गांधी चूंकि वो कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं। अब आप देखो कि कल ही एक और क्या बयान दिया उन्होंने, वो परसों तक अरुण जेटली वाला, अरे उनको मरे हुए 1 साल हो चुका था जब आपने कहा, और आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप देखो हर बाजार वो ये साबित करना चाहते हैं कि आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप को उस लेवल पे अपने से ले जाना चाहते हैं जहां वो कम से कम जनता के मुद्दों के साथ नहीं खड़े। मुंडेर जी, बड़ा यानी ये संकट है कांग्रेस के सामने, क्योंकि जब पब्लिक की नब्ज आप टटोल लेते हो या पब्लिक के मुद्दे उठाते हो तो निश्चित तौर पर आपका कमबैक श्योर शॉट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डिस्कनेक्ट है, यानी जब जमीन पर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ बयान वीर होने से कुछ नहीं होना। तो मुंडेर जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन में इस चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सिद्धार्थ। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।